बजट 2016 के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री अपनी बात रख चुके हैं सदन के पटल पर और इसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और देश भर में तमाम विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। चर्चा के लिए पहले से ही सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने दर्शकों से अपने मेहमानों का परिचय कराते चलें। हमारे साथ अभी जुड़े हैं एडिटर इन चीफ हमारे इंडिया लीगल के इंद्रजीत बधवार जी, आपका स्वागत है। सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका विशेष धन्यवाद नितिन कंवर जी, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब और सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के हमारे नए मेहमान लेकिन जो जुड़े हुए हैं पहले से आपके साथ, विमल कीर्ति सिंह, आप तीनों का पुनः स्वागत है। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताएं कि आखिर वित्त मंत्री ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन देश भर में जो असर हुआ है, जो एक मापदंड, जो एक मेजरमेंट रॉड माना जाता है, वो है शेयर बाजार। तो वित्त मंत्री जेटली ने आम बजट पेश कर दिया। भगवा खेमा अब बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन हकीकत यह भी है कि बजट शेयर बाजार पर कोई खास असर नहीं डाल पाया। दरअसल उसका नकारात्मक प्रभाव हुआ है। 600 अंकों से भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है और कहीं कहीं तो बिल्कुल निफ्टी भी कमजोर आई। इस प्रकार शेयर बाजार के ऊपर तो कम से कम बजट बिल्कुल उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अपने दर्शकों को हम यह भी बता दें कि पिछले 27 बार से जो अगर शेयर बाजार के उठने और गिरने का आंकड़ा का सवाल है तो 12 बार शेयर बाजार लुढ़का था, 15 बार ऊपर उठा था। तो अब हम कह सकते हैं कि पिछले 28 बार के दरमियान 13 बार शेयर बाजार लुढ़का है आज को मिलाकर और केवल 15 बार ऊपर गया है। सबसे पहले मैं यहीं से चर्चा शुरू करना चाहूंगा और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो बैठे हुए हैं, आखिर ये तो न सत्ता पक्ष की बात न विपक्ष की बात, शुद्ध आंकड़े की बात है मार्केट की। इसे आप कैसे देखेंगे? शेयर बाजार है क्रैश्ड बाय मोर देन 600 पॉइंट्स। राजेश जी, देखिए, हम सुबह भी ये डिस्कस कर रहे थे कि पॉपुलस बजट नहीं होगा, रिफॉर्म्स बजट है, ट्रांसफॉर्मेशन बजट है, जिसका आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। जैसे आप देखिए, कोई भी बजट जब आता है तो ऐसा नहीं है कि डजंट हैव एनी मैजिकल स्टिक इन हिज हैंड कि वो ऐसे घुमाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो हर चीज पे टाइम लगेगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उन्होंने बहुत बोला है। मतलब हम ये शुरुआती में समझ ले कि दर्शकों को चिंता करने की बात नहीं है कि अगर शेयर बाजार लुढ़का है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव होगा, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं। जी, तो इंदर, इफ आई मे कम टू यू प्लीज। हमारे सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक है पूरे देश भर के, तो आपकी खास हम राय जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले 40 सालों से ज्यादा आप हर साल बजट देखते आए हैं। मैं 100 साल का नहीं हूँ अभी ना। अभी उम्र काफी बाकी है, लेकिन अनुभव के तौर पर तो बड़े बेशकीमती आपकी राय होगी ये जानने के लिए कि क्या ये केवल राजनीतिक ढकोसलाबाजी तो हम इसे नहीं कहेंगे? हाँ, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक, जैसे कि नितिन ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन बजट है कि पहली बार अब ये भाजपा देश के सामने एक नया चेहरा रख रही है कि वी आर नॉट सूट बूट की सरकार, कि हम अब हम फार्म की तरफ और फार्मर्स की आर्थिक उन्नति की तरफ हम कुछ ध्यान दे रहे हैं। जब भी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो शेयर बाजार में आप वॉलेटिलिटी हमेशा देखेंगे। 500 से गिरना, 600 से गिरना, शॉर्ट सेलिंग, बाइंग, स्पेकुलेशन। तो सीधे तौर पर जो अगर हम संबंध की बात करें तो कृषि क्षेत्र पर जो विशेष जोर दिया गया है, हाँ, उसके कारण ये शेयर बाजार नहीं। और दूसरी बात ये है कुमार कि इस वक्त, क्योंकि देखिए, ये जो बजट की जो एक्सरसाइज होती है जी, ये सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सियासी प्रक्रिया भी है। दोनों को साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस नेशन में जुड़ेगा और अब नेशन में जो इस टाइम पे आप जो वातावरण बाहर देख रहे हैं, सड़कों पे वातावरण देख रहे हैं और जिस तरफ के मुद्दे उठ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में उठ रहे हैं, इंटॉलरेंस के मुद्दे में उठ रहे हैं, तो बात यह है कि जो पार्टी जो है जो विवादित हो चुकी है, और जब एक विवादित पार्टी पार्लियामेंट में आके बजट पेश करेगी, कहेगी कि अब देखिए, अब इस बजट से पूरा सुधार हो जाएगा, हिंदुस्तान का सुधार हो जाएगा, उसको एकदम मानने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। क्या विवादित पार्टी का जो विशेषण दे रहे हैं आप भाजपा को, क्या सबके गले उतरेगी ये बात? उतरनी चाहिए। आप देखिए, अब ये मैं नहीं कह रहा
ये तो आज आज अगर आप भाषण पढ़ेंगे, इनका जो आकार पटेल है, वो भी गुजरात के ही हैं और बहुत नेशनलिस्ट हैं। वो इस वक्त वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेड बने हुए हैं। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने ये कहा कि भैया जब तक यहाँ पर ये जो छोटे मसले, आपको एक प्राथमिकता दिखानी पड़ेगी। आप छोटे सोशल मसलों पे जाएंगे, जैसे कि घर वापसी और ये क्या कहते हैं इसे, पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो पहले हुई है, हाँ, उसका आप कोई ना कोई लिंकेजेस देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इन्होंने नहीं कहा है सिर्फ कि ये जो सोशली विवादित मुद्दे हुए हैं, इंटॉलरेंस के जो मुद्दे हुए हैं, ये अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कहा है, और ये इनके जो इकोनॉमिक मेन रघुराम राजन जो इनके मेन एडवाइजर हैं जेटली जी के, इन्होंने भी एक चेतावनी साउंड करी थी कि अगर देश में इंटॉलरेंस का माहौल होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो अगर वो बवाल का माहौल देखते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो इस वक्त मेन चीज़ है कि मोदी सरकार को पूरे देश का कॉन्फिडेंस विन करना चाहिए, और फिर उससे प्रभावित होगा, उससे स्टॉक मार्केट भी प्रभावित होगा। यानी शुद्ध आर्थिक मामला नहीं है, राजनीति से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हमारे विशेषज्ञ और एडिटर इन चीफ बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेता? जेटली जी ने तो अपना बजट पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है? लालू यादव क्या कह रहे हैं, बाकी और नेता क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आपकी साखगिरी है, भाषण से देश नहीं चलता। तो ये बोल दिए किसानों को कि हम भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, हम 22 में दुगुना कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है? आप 22 तक की बात आपने बोल दी कि आप अपना बर्थ रिजर्व कराना चाहते हैं देश के किसानों को एड्रेस करके। अरे भाई, 1 साल का बजट है, अभी किसान डिस्ट्रेस में है, सुसाइड कर रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं? और 2022 का भी अगर देखिए विश्लेषण करके, तो 2022 में अभी इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें कहा कि 20,000 औसतन आमदनी है सालाना एक किसान की, तो 40,000 हो जाएगी। तो रुपये का कीमत भी घट जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी 2022 तक, तो वो तो और घट गया ना, दुगना होकर के भी घट गया। आज ग्रामीण क्षेत्र में इतना संकट है, किसान इतने संकट में हैं, जो खेतिहर मजदूर वो बिना किसी रोजगार के हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ एक नतीजा दिखाया कि 5 साल के बाद किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। अब किसानों की आमदनी 5 साल के बाद अगर डबल होगी, वैसे तो कीमत ही बढ़ जाएंगी 3 गुना, तो वो क्या फायदा है? तो ये थी विपक्षी नेताओं की टिप्पणियां। अब सरकारी पक्ष का क्या कहना है? संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। प्रधानमंत्री चाहते थे परिवर्तन, वो परिवर्तन इस बजट से जरूर होगा, और देशवासी, गांववासी खुश हो जाएंगे। और जो हाउसिंग के लिए जिस तरह का कंसेशन दिया, उससे जो देशवासियों का स्वप्न, हर एक के लिए मकान 2022 तक, वो स्वप्न साकार हो जाएगा। भारत, it is a budget for India, it is a budget for every Indian. This budget takes care of the rural India. This budget takes care of the Gram Panchayat, of the urban India. This budget takes care of those who need health care. This budget takes care of the infrastructure in roads, in power, in postal, in digitization. This budget, above all, brings about a very stable tax regime. A stable tax regime, एक बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं रविशंकर प्रसाद जी हमेशा, और यही बात उन्होंने कही। और हम अपने विशेषज्ञों से जानना चाहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग ऑन पार्ट ऑफ वेंकैया नायडू, जब उन्होंने एक बात कही कि 2022 तक सभी सबों को घर दे देंगे, बिजली, मेरे ख्याल में बिजली की सबको बात कर रहे बिजली हैं। देने की बात है। तो हमारे मेहमान विमल कीर्ति सिंह साहब, आपका दोनों अनुभव रहा है,
भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी, बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता का भी, तो और आम जनता तो हैं ही हम, तो ओवरऑल लबोलबाब एक आम भारतीय के लिए निरपेक्ष रूप से आपकी क्या राय होगी इसके ऊपर? देखिए, भारद्वाज साहब ने कहा था कुछ देर पहले, और मैं उससे सहमत हूं, कि अभी जो उथल पुथल मच रही थी इस तरह की विवादों से, जेएनयू में विवाद हो रहा है, रोहित वर्मुला का विवाद है, बहुत तरह की बातें कही जा रही थी, तो उससे लोगों में कुछ एक निराशा का भाव आया था और आया है। रेल बजट भी जो आया, तो रेल बजट मुझको लगा कि पॉपुलिस्ट तरीके का है, कोई किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई, 1,21,000 करोड़ खर्च करने की बात हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जबकि पिछले वर्ष में वो 44,000 करोड़ खर्च कर पाए हैं। पैसे कहाँ से आएंगे उसका कोई जवाब नहीं, LIC से, जीका से हम लोग लोन ले लेंगे। रेल बजट भी अच्छा नहीं था, लेकिन ये बजट जो है वो पॉपुलिस्ट न होके कुछ जो बीमारियां हैं आपकी अर्थव्यवस्था में, खास खास बीमारियां लगी हुई थी, उनको दूर करने का प्रयास तो शुरू किया गया। जैसे उदाहरण आपको देखते हैं, अभी आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बैलेंस शीट बिल्कुल खराब हो गए हैं और स्ट्रेस में हैं। तो सरकार ने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स पर हम इस साल देंगे। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने कहा है 70,000 करोड़ देंगे। कहने का मतलब समझिए, इस बैंक से जुड़ी संस्था के जो प्रमुख की नियुक्ति हुई वही विवादास्पद है। नहीं, वो अलग कहानी है। ये 15-16 जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन लोगों का जो वाइप आउट हो गया था अपना कैपिटल बिकॉज ऑफ एनपीएस, तो इन्होंने कहा कि हम रिकैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि अगर रिकैपिटलाइज करके आप अपनी बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा। आज के दिन में कोई कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं है कि वो लोन ले सकता है, बैंक्स की स्थिति नहीं है कि लोन दे सकता है। तो जो बड़े बड़े खर्च होने हैं अदर देन जो सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, अगर उसको आप छोड़ दें तो पैसे आएंगे कहां से। FDI एक बढ़ाने की बात हो रही, वो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो फार्म प्रोड्यूस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, फल हैं, फूल हैं, उनके लिए हम लोग FDI 100% करेंगे। तो FDI एक तरफ से पैसे लाता है, ये जो बैंक्स को आप सुदृढ़ करेंगे उससे पैसे आएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात होगी, तो पिछले साल आपका लक्ष्य था 60,000 करोड़, 37,000 करोड़ आपने डिसइन्वेस्ट किया, लेकिन उसमें भी चिंता है वित्त मंत्री की, जबकि प्राइसेस शेयर के नीचे गिरे हुए हों तो वो सही समय नहीं होता है डिसइन्वेस्टमेंट करने का। IDBI के मामले में वो लोग सोच रहे थे, IDBI का शेयर प्राइसेस चला गया था 90-95 रुपए पर, उस समय डिसइन्वेस्ट नहीं किया, फिर 50 पर आ गया है। तो 50 रुपए पर जबकि शेयर मार्केट गिरा हुआ है, वो नहीं डिसइन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि पैसे किसी तरह से इकोनॉमी में ला के इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट दें। पैसों की बचत हुई है, क्योंकि हमारा ऑयल बिल जो है, आपको पता हो कि 2 लाख करोड़ रुपए जो हम लोग बाहर भेजते थे केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए, उसमें कमी आई है 1 वर्ष में। नहीं, पर विमल भाई, उसमें उसका हम लाभ उठा पाए हैं या नहीं उठा पाए हैं? देखिए, उससे आपके जो पुराने सब्सिडी के खर्चे थे, जो कि सब्सिडी के खर्चे हैं, उनको राइट ऑफ करना होगा उस बचे हुए पैसे से, या आप सीधा पब्लिक को दे देंगे वो लाभ अगर पेट्रोलियम प्राइसेस के कीमत कम हुए हैं, डायरेक्ट सब्सिडी, या आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। 3 तरीके से उस पैसों का उपयोग हो सकता है। क्या इसी का एक उदाहरण है कि आपका जो GDP दर है वो भी 7 से ऊपर है, 7-8 के बीच में, 7.6% ओवरऑल, जो आप कह रहे हैं कि जो अच्छे कदम उठाए गए हैं उसके नतीजे। देखिए, GDP कैलकुलेशन पर भी अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा तो जो भारद्वाज साहब बोल रहे थे कि किसी कंट्री का GDP का जो प्रोजेक्शन होता है उसमें स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आपकी इकोनॉमी तो एक तरफ है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आपकी डेमोक्रेसी कैसी काम कर रही है, आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, ये सब बातें परिलक्षित करती हैं कि आपका GDP सही दिशा में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्लियर मेजॉरिटी वाली सरकार है अभी, तो इसकी झलक आ रही होगी जी। तो अगर उस तरह से स्टेबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रहता है तो आपकी GDP बढ़ते हैं। आपका इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। देखिए कि डिस्पाइट की 2 साल से हमारा मॉनसून अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी कम रहा है ग्रोथ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग 2% पर लास्ट ईयर ग्रो किए। और क्या ये भी एक स्ट्रेंथ है, मतलब आप दोनों आर्थिक मानक जानकार से कहें कि $350 बिलियन का आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ में से मानेंगे? देखिए, अभी ट्रेड पॉलिसी में बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले 13 महीनों से लगातार हम लोग का एक्सपोर्ट गिर रहा है और इंपोर्ट भी गिर गया है। अगर मैं आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े दूं तो एक्सपोर्ट -17.6% और इंपोर्ट -15.5%, तो दोनों गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट।
इसलिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि मेरे पास बहुत विदेशी मुद्रा है। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कम होने का उसके भी असर चलते ये है। होगा, हाँ, उसका भी असर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो शेयर बाजार लुढ़का आप बात कर रहे थे कि 600 पॉइंट से 600 पॉइंट लुढ़क गया है, मेरा लगता है शुरू में ये नी जर्क रिएक्शंस होते हैं। भाई देखिए तो इनकम टैक्स स्लैब में कमी हुई है कि नहीं, कुछ छूट दी गई है, नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं दी है, खराब बजट। अच्छा, आम किस चीज की कीमत कम की गई है कि नहीं, नहीं सब चीज की कीमत अच्छा, बढ़ी है, मतलब सुनी सुनाई बात सर्विस वाले भी हो टैक्स सकती बढ़े है। हैं। लेकिन जो लोग दूरगामी प्रभाव देखते हैं उन मेजर्स का, जिसमें कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहूंगा कि जो प्रयास अभी शुरू हुआ है इस बजट से, वो अगले 2-3 वर्षों में भी रहे, ये न कि चुनाव आने के चलते फिर से पॉपुलिज्म की तरफ चले जाए। यानी साफ हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, यानी लोक लुभावन बजट नहीं है। कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस बजट का क्या और माहौल नजर आ रहा है देश भर में। लखनऊ से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, रतन मणिलाल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतन जी, आपका स्वागत है एपीएन न्यूज पर। जी नमस्कार। आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया, जो यहां हमारे दिल्ली के विशेषज्ञों की राय है कि यह पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, लोक लुभावन बजट नहीं है, वहां आप किस नजरिए से देखते हैं? रतन मणिलाल जी। बिल्कुल, यहाँ पर भी जो तमाम लोगों से बात हुई, जी यहाँ पर भी जो लखनऊ में तमाम लोगों से बात हुई, जिसमें कि यहाँ के यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ बैंक के ऑफिसर्स हैं, कुछ अन्य लोग हैं, उन सबका भी यही मानना था। और मैं भी यही समझता हूँ कि इस पूरे बजट में किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवेंचर नहीं किया गया है, कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं शुरू की गई है जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो वल्नरेबल हो जाए पॉलिटिकल अटैक की, कि इन्होंने किसी चीज़ पे कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया। और बहुत ही सेफ प्लेइंग की गई है, केवल उन्हीं चीज़ों के डायरेक्टली दाम बढ़ाए गए जिनके बारे में आमतौर पर संभावना बनी रहती है, जैसे कि बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरी आइटम्स वगैरह, सिगरेट, तंबाकू। तो उससे ये तो लगता है कि चूंकि फोकस जी बिल्कुल, और बजट स्पीच के शुरू में जिस तरह से फोकस लगातार एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर और फार्मर्स के ऊपर था, वो इट वाज क्वाइट अनलाइकली, जो कि बीजेपी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉरपोरेट सेक्टर और अर्बन सेक्टर और इंडस्ट्री को फेवर करेगी। लेकिन उसके विपरीत अगर इस बार सोशल सेक्टर और कृषि सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है, तो ऐसा साफ लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए कुछ एक कोर्स करेक्शन जैसी चीज़ है। और उन्होंने अपनी इमेज को बदलने की भी कोशिश की है कि वो देश के एक बड़े सेक्टर का भी ध्यान रखने के लिए इस बार बजट में कुछ ना कुछ प्रोविज़न रखेगी। और जिस तरह से हम सारे प्रोविजंस को देख रहे हैं, तो उससे लगातार यही मैसेज मिल रहा है कि कैसे जो मिडिल क्लास है उसको बहुत ज़्यादा कोई छूट अगर नहीं दी गई है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं दिया गया है, सर्विस टैक्स का एक थोड़ा सा बर्डन छोड़ के। और आमतौर पे जो हाउस रेंट अलाउंस का एक छोटा सा रिलीफ है, थोड़े बहुत और रिलीफ है, उसको देखते हुए इस बजट से कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज किसी के फाइनेंशियल। रतन मणिलाल जी, इस वक्त हम आपको थोड़ा विराम देना चाहेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री इस वक्त, जो पारंपरिक रूप से हर बजट पेश करने के बाद 3:30 बजे वो मीडिया से रूबरू होते हैं, इस समय उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए चलते हैं सीधे वित्त मंत्री के पास। Higher than the budget estimates. So we have spent more, we have earned more, we have maintained this fiscal deficit of 3.9. Therefore, the quality of fiscal deficit is very high. It's not achieved by spending less, and that's why it's contributing to some growth. And this year, therefore, the pendulum swung in way of credibility. And having got the benefit of low oil prices and various factors, when we totaled up, with some difficulty we realized we could make it. And we haven't compromised on expenditure. I keep my fingers crossed by the end of the year we are able to reach that. But while I was discussing with people, some very eminent people whose wisdom I respect, came out with a suggestion. Does India need a single point fiscal deficit, or could it be a range? Could we have said it's between 3.4 and 3.6? So you have some flexibility, you don't cut down on pro-poor schemes. क्षमा कीजिएगा, वो जो पारंपरिक रूप से अभी 3:30 बजे नहीं है, वो हम आपको ले चलेंगे। ये किसी और चैनल पर वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे, लोकसभा चैनल पर। हम वापस लौटते हैं अपने चैनल पर। एपीएन न्यूज लगातार आपको बजट का विश्लेषण कर रहा है, आपको समझने में
आसानी हो, इसका प्रयास हमारे पास जारी है। अभी हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। हम इंद्र से पूछना चाहेंगे, अभी अभी रतन मणिलाल जी ने जिक्र किया कि कृषि पर जो जोर था, आपने भी उस बात का जिक्र किया था। तो अभी शायद चौधरी चरण सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, उस समय एक ऐसा वाकया आया था कि 60% जो आवंटन था, एलोकेशन वाज टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस बार जबकि 35,984 करोड़ रुपए किसानों के लिए है, जिसमें 2.9 लाख करोड़ ग्राम पंचायतों के लिए है, तो वो जो सूट बूट वाली सरकार का जो इमेज है, क्या उसे धोने का प्रयास किया जा रहा है इस समय? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बीजेपी का अर्बन बायस जो कहलाता है कि वो ये छोटे दुकानदार और छोटे शहरों पे उस तरफ जो झुके हुए दिखते हैं, उसको ये जो इलेक्शन जो आ रहे हैं यूपी में और दूसरे राज्यों में, इसको नज़र में देखते हुए इन्होंने ये बायस शिफ्ट किया है। क्योंकि किसान का जो डिस्ट्रेस है, आप चाहे कोई भी मुद्दे उठाएं, चाहे किसी तरह के भी रिलीजियस मुद्दे उठाएं, हेट्रेड के मुद्दे उठाएं, इंटॉलरेंस दिखाएं, ये सब आखिर में आपका जो वोट देगा वो आपको वोट देगा सुशासन देख के, कि हमारी तरफ धरती पे जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था सबका साथ सबका विकास, उसमें सबका साथ हुआ है कि नहीं और सबका विकास हुआ है कि नहीं। आज के बजट को देखकर क्या लगता है कि साथ हुआ है कि नहीं, विकास की संभावना है कि नहीं? कुमार, इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि देखिए देखिए सबसे एक मैं 2 मिनट लूंगा इस पे, और मैंने ये बार मैं दोहराता हूँ, और मेरे साथ विमल जी भी 1-2 बार इसी शो पे बैठे हुए थे जब हमने इस बात का टिप्पणी की थी कि हिंदुस्तान ये जब 2008-2009 में लीमन ब्रदर क्राइसिस में जब पूरे वर्ल्ड मार्केट्स कोलैप्स हो गए थे, तो क्यों बचा रहा? वो बचा रहा क्योंकि एक मैसिव ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हुई थी यहाँ पर कांग्रेस के ज़माने में। और मैं इसमें यूपीए का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी देख रहा हूँ। जब एक मैसिव ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टुवर्ड्स रूरल इकोनॉमी के रूरल परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए हुआ था उस टाइम पे, वो 3 उसमें व्हीकल्स एम्प्लॉय किए गए थे। एक तो मनरेगा था, और दूसरे किसानों के जो लोन माफ़ किए गए थे, और उसके बाद जो सपोर्ट प्राइसेस में, तो अब कोई इसकी तुलना थी अबाउट 130 to 150,000 करोड़ was actually shifted into the rural economy, जिसके वजह से परचेसिंग पावर रूरल इकोनॉमी का बढ़ा, और हिंदुस्तान में एक रिलेटिवली आर्थिक स्थिरता आई। अब वो यही देख रहे हैं कि रूरल डिस्ट्रेस उसके बाद फिर बढ़ गया है। आप देखते हैं कि मराठवाड़ा में आप देख रहे हैं कि कम से कम 50 से 60 हज़ार किसान वहाँ से अपने गांव छोड़ के आ गया लटूर से। आप देखिए वो अपने देश में शरणार्थी बन चुके हैं। तो इन किसानों की विपदा पर क्या ये मरहम के तौर पर काम नहीं करेगी, ये जो ग्रामीण विकास के लिए जो 2.9 लाख रुपए? जब तक ये लॉन्ग टर्म मेजर्स, देखिए मनरेगा एक बेसिकली लॉन्ग टर्म मेजर इनकम, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म मेजर, इट इज बेसिकली परचेसिंग पावर क्रिएटिंग मेजर, कि जिसके पास किसान में परचेसिंग पावर आए, और छोटे छोटे कस्बे और जिसपे जो डिपेंड करते हैं किसान की इनकम पे, जहाँ से वो छोटे दुकानदार अपना साबुन और टूथपेस्ट और टूथब्रश बेचा करते हैं, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स, FMCGs तो किसानों के लिए होती है। इसी को तकनीकी जरा आर्थिक हम समझना चाहेंगे अपने जो सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं नितिन जी से, कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि आम आदमी, चाहे वो किसान हो या शहर का रहने वाला हो, गरीब का रहने वाला हो, उसके लिए जो सीधी सीधी चीज़ें होती हैं उस पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। सुबह भी हमने जिक्र किया था किस तरीके से जो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन HRA की जो आपने बात की थी उसमें कुछ फ़र्क आया है। तो जो आम आदमी है, जो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति नहीं है, उनके लिए इन चीज़ों को, आज के बजट के प्रावधानों को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे आर्थिक तौर पे? अजीत जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम आगे भागते रहते हैं और पीछे का छोड़ देते हैं। इस बजट में सबसे अच्छी बात ये हुई जो पीछे जो एनोमलीज रह गई थी, जैसे मैंने आपको 14A के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 14A में होता क्या था, आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम 50,000 की होती थी, आपकी डिसअलाउंस होता था 3 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का। या फिर हम ई असेसमेंट की बात, उन्होंने जो नया पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने लास्ट ईयर किया, अब नाउ दे हैव पुट इट ऑल मेट्रो सिटीज। अब आपको असेसमेंट कराने के लिए यू नीड नॉट टू गो टू द असेसिंग ऑफिसर, आप यहाँ से मेल कर देंगे, वो वहां से मेल कर देगा। अनलेस एंड अनटिल आपको चाहिए कि मैं उससे गुफ्तगू करूं और मुझे उससे मिलना है, तब भी आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो मिलेगा।
उसके बाद उसने कई चीजें देखी। 2012 में एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स आई थी, जिसमें आपको याद होगा वोडाफोन का केस हुआ था। उन्होंने बोला 2012 का जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, दैट इज द लास्ट थिंग वी हैव डिड इट। तो आज तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एनीमोर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने बोला उस रेट्रोस्पेक्टिव की चीजें जितनी भी है इस साल तक सेटल हो जाएंगी। और हम ये देख रहे हैं कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से अगर कोई असेसिंग ऑफिसर कोई केस खोलने की कोशिश कर रहा है तो दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू। ये देखिए बहुत सारी चीजें एनोमलीज को उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी है। ये भी एक चीज तरीके से देने का तरीका है। आपको जरूरी नहीं है कि मैंने एग्जेम्पशन बढ़ा दी या फिर आपको डिडक्शन बढ़ा दी तो ही देने का तरीका। अगर मैं पीछे वाली चीजें जो अपनी कुछ कमियां रह गई हैं, चाहे मेरे इनकम टैक्स में रह गई हो कुछ भी हो, अगर वो भी मैंने आपको दे दिया, उससे भी अगर टैक्स सेविंग, जैसे मान लीजिए अब उन्होंने बोल दिया 44AD में प्रेजेंटेटिव टैक्स के अंदर पहले 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आपकी टर्नओवर थी उसमें 8% टैक्स अगर आप देते थे तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने बोल दिया 2 करोड़ तक कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए तब भी आपने एक ऑडिट करने का, बुक्स बनाने का वो खर्चा बच गया आपका। ऐसे ही आपने प्रोफेशनल के लिए बोल दिया अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है और 50% पे आप टैक्स दे रहे हैं, मतलब से 25 लाख पे टैक्स दे रहे हैं, तो उस पे आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत सारी चीजें सरलता पे भी लेके आ रहे हैं। कुछ रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। कुछ आम धारणाएं होती हैं जो कि हम समझते हैं कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। जी नहीं, एक बात पूछूंगा मैं इनसे, अनुमति दीजिए अगेन। हाँ जी। तो दैट मींस एटलीस्ट आम टैक्स पेयर के लिए कॉर्पोरेट टैक्स टेरर कुछ कम हुआ है। टैक्स टेरर बीइंग कंट्रोल्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कॉल्ड टैक्स टेररिज्म जो हम बात करते थे, टैक्स टेररिज्म चल रहा है आजकल। जो हम बोलते थे असेसिंग ऑफिसर के पास जाने पे व्यक्ति घबराता था या फिर बोलता था मेरे को बुक्स बनानी पड़ती है या सीए के पास जाना पड़ता है। सीए के पास जाने में मानता हूं मैं टैक्स टेररिज्म नहीं होता, बट टैक्स सो कॉल्ड टैक्स टेररिज्म से ये छुटकारा है, एनोमलीज को घटाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात जी। यानी कि जो डायरेक्टली भले ही आपके टैक्स स्लैब में कुछ फर्क नहीं आया हो, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि घर में पैसे ज्यादा आएंगे। इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, आपको विस्तार से सब एक एक पहलुओं को छुएंगे और बताएंगे। और इसी प्रक्रिया में एक और मेहमान हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और वो हैं विपिन मलहन जी, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। तो एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, नए जो उद्योग कर्मी होते हैं, जुड़ते हैं, उनकी क्या शुरुआती प्रतिक्रिया है आज के बजट के ऊपर? विपिन जी। देखिए जैसे अभी सर कह रहे थे कि कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं जी, और सबका फोकस होता है कि बजट के ऊपर कि हमें क्या छूट मिली, हमें क्या बचा, हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमारी जेब में क्या डाला, जेब में पैसे बचे कि नहीं, बचे कि नहीं बचे, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी लॉबी हो, चाहे वो गरीब तबका हो। पर हाँ, आज के बजट में एक तरफ बड़ा अच्छा रहा सरकार का कि जैसे हमारे देश की 67% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, कृषि से है, बिल्कुल। तो उसके ऊपर अगर उन्होंने फोकस किया तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली, भले ही किसी राजनीतिक कारण किसी भी हो, वटएवर, हम उसे राजनीतिक कारण, बीइंग द एंटरप्रेन्योर, बीइंग द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बिलोंगिंग, तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता कि इसमें पॉलिटिकल इशू, अगर जनता की भलाई हो रही है, जनता की भलाई हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने इंडस्ट्री की तरफ बेनिफिट दिया, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की उन्होंने ले गए, बहुत अच्छा प्रयास। तीसरी चीज कि जो हमारे यहाँ अभी तक हमें एम्प्लॉइज नहीं मिला करते थे, क्योंकि डे 1 में एम्प्लॉई अपना प्रोविडेंट फंड हमारी इंडस्ट्री में कटवाना पसंद नहीं करता, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो 3 साल का 3 साल तक सरकार देगी, ये बहुत ही अच्छा कदम है, कहीं कोई दो राय नहीं। पर अगर हम निराशा की तरफ आए तो अगर एक सर्वे हुआ था इसी बजट आने से पहले और पिछले कई वर्षों से हो रहा है कि 63% लोगों ने कहा था कि जो एक्साइज की एग्जेम्पशन 1.5 करोड़ रुपए तक हमें मिली हुई है उसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपए तक करी जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डिपार्टमेंट से थोड़ा बचता है और कई जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं या एसएमई होते हैं या छोटे छोटे उद्योग चला रहे होते हैं वो इन चीजों में नहीं आना चाहते, और ये पिछले कई वर्षों से बढ़ाई नहीं गई। तो हमें ये आशा थी कि इस बार हमारे वित्त मंत्री जी, क्योंकि मेक इन इंडिया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पॉलिसीज के ऊपर विचार करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, पर वहां पर हमें निराशा मिली कि स्लैब वहीं रखा गया। दूसरा बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बात करें कि कृषि के ऊपर अगर फोकस हुआ और निम्न वर्ग के ऊपर फोकस हुआ कि घरों में सस्ता दिया जाएगा, पर मध्यम वर्ग जो है आज की डेट में उस बेचारे को क्या मिला?
हम अगर बात करें कि अगर ना तो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया, सिगरेट भी मध्यम वर्ग वाला यूज करेगा उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, कहीं ना कहीं 10 लाख वाली गाड़ी भी यूज करेगा उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, उस बेचारे को क्या मिला? कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी तबकों को क्या है। लखनऊ में हमारे साथ रतन मणि लाल वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रतन मणि जी, और भी बहुत सारे पहलू हैं ऐसे बजट के जिन पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे, वहां के लोगों की टिप्पणी चाहेंगे। आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब दुकानें सातों दिन खुल सकती हैं, पहले मॉल खुले रहते थे, अब दुकानें खुली रह सकती हैं। ऐसे ही छिटपुट कुछ और बातें हैं। इन सब मिलाकर के बाकी और तबकों में क्या वहां प्रतिक्रिया लग रही है लखनऊ में? रतन मणि जी। देखिए, लखनऊ एक मिड साइज शहर है और यहाँ पे पिछले जैसे 10-12 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और शहर के बाहरी हिस्सों में लोगों ने रहना शुरू किया है, जिसकी वजह से तमाम सारी मार्केट्स, मॉल, बड़ी बाज़ारें, कॉम्प्लेक्सेस ये सब खुले हैं। इन सब को देख के तो ऐसा लगता था कि शहर में बहुत सारा विकास हो रहा है और बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जो इस तरह के शहर होते हैं जहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे सैलरीड क्लास रहता है या छोटा व्यापारी रहता है, तो इन लोगों की जो बजट से अपेक्षा होती है, जो आशा करते हैं, वो ये कि कहीं ना कहीं या तो उनको कोई छूट मिले, क्योंकि जो सैलरीड क्लास है वो एक छूट देखता है और जो छोटा व्यापारी है वो ये देखता है कि वो जो सरकार से उसको जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो टैक्स के तौर पे हो या जो उसको पे कर रहा है, उसमें कुछ छूट मिले। जो आपने एक बात की और इशारा किया कि दुकानें सातों दिन खुलेंगी, ये साफ तौर पे एक ऐसा इंडिकेशन है कि मॉल खुलने के बाद तमाम सारे छोटे दुकानदार ये कहने लगे थे कि मॉल तो सातों दिन खुलते हैं और किसी राष्ट्रीय छुट्टी पे या लोकल छुट्टी पे भी बंद नहीं होते, तो उनको ऐसा लगता था कि उनकी दुकानदारी कम हो रही है, वहाँ पे लोग आना धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इससे लखनऊ और इस तरह के जो शहर हैं उनके जो छोटे व्यापारी हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो ऐसा बहुत समय से मांग कर रहे थे कि उनको इस तरह के कोई एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट किया जाए कि वो अपने कर्मचारियों को या तो शिफ्ट लगा के छुट्टी दें, हफ्ते में एक दिन उनको छुट्टी दें और उनकी जो एक वर्किंग कंडीशंस हैं उसमें कोई गिरावट ना आए, लेकिन उनको दुकानें सातों दिन खोलने का मौका मिले। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की चीज़ है, कम से कम छोटे व्यापारियों के लिए जी। और जो सैलरी क्लास है, मैं समझता हूँ कि सिवाय एक जो HRA की रिलीफ बढ़ी है थोड़ी सी, उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, उनका जो कंसोलेशन है वो ये है कि उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा भार भी नहीं लादा गया है। उनको ये नहीं लग रहा कि अब जो उनके जो महीने के खर्चे थे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जैसे पेट्रोल के दाम थोड़ा गिरे हैं या स्टेबलाइज्ड रहे हैं, उसकी वजह से जो एक घरेलू बजट होता है एक मिडिल इनकम ग्रुप की फैमिली का लखनऊ जैसे शहर में, वो स्टेबल बना हुआ है। कोई बहुत बड़ा ऐसा खर्चा नहीं बढ़ जाएगा इस बजट के आने के बाद जी। तो उससे ऐसा लगता है कि जो एक मिड साइज सिटी के जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसको बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो उनको कम से कम ये कंसोलेशन है कि हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं डाला गया। बहुत ज्यादा खुशी तो फिर कोई गम भी नहीं जी। रतन मणि जी, पॉजिटिव डेवलपमेंट जी, आपने इशारा किया कि कुल मिलाकर जो निचले तबके के लोग हैं, जैसे कि छोटे दुकानदार हुए, उनका फायदा हो रहा है। कृषि पर जो जोर दिया जा रहा है, तो हमारे साथ विशेषज्ञ में से एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं विमल कीर्ति जी की ओर मैं मुखातिब होऊंगा कि इट इज वन थिंग टू स्टार्ट पॉलिसीज, इट इज अनदर टू इम्प्लीमेंट इट। और यहां कहा जा रहा है कि कृषि पर जोर है, किसानों के लिए जोर है। तो आपसे एक दो बिंदुओं को छूकर प्रतिक्रिया चाहूं कि क्या यह संभव है। वो ग्राम पंचायतों के लिए तो एलोकेशन है, लेकिन जैसे ये चीजें हैं कि गरीबों के लिए LPG के लिए 2000 करोड़ दिए जाएंगे और संख्या भी बता दी कि 1.5 करोड़ गरीबों को मिलेंगे। फसल बीमा योजना है कि 5500 करोड़ रुपए केवल इसके लिए। तो वो तो गरीब किसान की जब मॉनसून नहीं होगा तब वो, तो इज इट वायबल? क्या ये सचमुच फायदा होगा गरीब तबकों का? विमल कीर्ति जी, देखिए, जो भी मैं तो कहूँगा ज़्यादातर सरकारें ये कोशिश करती हैं कि स्कीम्स का लाभ गरीबों तक जाए। ये अलग बात है कि वो लाभ गरीबों तक पॉइंटेड तरीके से पहुंच नहीं पाता है और डिलीवरी वहां तक हो नहीं पाती है। और आप, इसीलिए मैं प्रशासनिक अधिकारी से पूछ रहा हूं जो भूतपूर्व है। और मैं ये कहता हूं कि पहली बार
आधार को यूज करके इन लोगों ने एलपीजी का जो सब्सिडी भेजना था गरीबों के पास, वो कनेक्ट वहां करा दिया। जैम बोलते हैं, जन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग करके उन लोगों ने प्रयास किया। मोबाइल से ही वो लोग भेज दे रहे हैं उनके अकाउंट में पैसे। जी। और यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। देखिए, 1,24,000 करोड़ सब्सिडी है आपके फूड प्रोडक्ट्स पर, और आपको जान के खुशी होगी कि एक डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, वहां के कलेक्टर ने इस आधार बेस्ड पर चेक करके केवल गरीबों तक जब पीडीएस का राशन भेजा तो साल भर में 100 करोड़ रुपए बचे। क्या बात। तो अगर सोचिए कि 545 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर ये योजना आधार के माध्यम से पीडीएस में चली जाएगी तो 1,24,000 करोड़ रुपए जो आप सब्सिडी के रूप में, फूड सब्सिडी में खर्च कर रहे हैं, या तो वो सही जगह पर पहुंचेगी या उसका खर्च कम हो जाएगा। दोनों परिस्थिति में सरकार को लाभ होगा। अब आइए आप फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, 76,000 करोड़ आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी है। केवल यूरिया पर सब्सिडी का खर्च है 50,000 करोड़। इस 50,000 करोड़ में आंकड़े हैं कि मात्र 17,000 करोड़ सब्सिडी का फायदा किसानों तक पहुंचता है। क्या होता है, यूरिया खरीद के लोग बांग्लादेश भेज देते हैं, नेपाल भेज देते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं, तरह तरह की मिलावटों में यूज करने लगते हैं। किसान जो सीधा है उसको तक पहुंच नहीं पाता। टारगेट ऑडियंस है, टारगेट यूजर है, वहां तक नहीं पहुंचता। जी, तो ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हम लोग के सामने है कि जो सब्सिडी है वो अमीर तबके जो ले जाते हैं, जो गरीबों का हक है, वो सही से गरीबों तक पहुंचे। और उसके लिए ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात हो रही है मोबाइल के माध्यम से और आधार बेस्ड, और आपको जान के खुशी होगी क्योंकि आधार को जो हेड कर रहे थे श्री राम सेवक शर्मा, उनके अंडर में ये पूरा प्रोजेक्ट चला। वो हमारे गुरु थे, वो हमको ट्रेन किए थे जब मैं प्रोबेशनर था पूर्णिया में। आज के दिन लगभग 90% एडल्ट आधार से रजिस्टर हो चुके हैं। वंडरफुल। और अभी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ये बताया कि हम लोग एक ऐसा एक्ट ला रहे हैं जिससे कि आधार बेस्ड से लोग जा सकें। हालांकि आधार के, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड का नंबर सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन उसका लाभ लिया जाएगा गरीबों तक सब्सिडी को पहुंचाने के लिए। मेरी एक आशंका, उम्मीद है कि जितने सारे एक्ट्स को आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट में चेंजेस लाएंगे, जो बैड डेब्ट्स हैं उनको ठीक करने के लिए चेंजेस लाएंगे, बहुत सारे एक्ट्स के लाने की वो लोग बात कर रहे हैं। जो आपका मसला चलता है राज्यसभा में कि कोई एक्ट पास नहीं हो पा रहा है, वो उसमें सारी बातें फंस न जाएं। देश के लिए जिस तरह से जीएसटी फंसा हुआ है, अन्य बहुत बड़े बड़े मामले फंसे हुए हैं, सबको ये बुद्धि हो कि इन एक्ट्स को, जिससे हमारे इकोनॉमी को फायदा होने वाला है, उसको पास करें। मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा कुमार कि देखिए, जो भी कुछ इस बजट में हुआ है, मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पर, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। इसमें है कैश ट्रांसफर थ्रू सब्सिडीज और इसमें है ई गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा जो बुनियादी रिफॉर्म जो हमें चाहिए, जिस तरह से 1991 में एक आर्थिक ऐतिहासिक करवट बदला था हिंदुस्तान में, वो उसके बाद जो स्थिति हुई है, जो रूरल डिस्ट्रेस, कंटिन्यूड रूरल डिस्ट्रेस हुआ है, उसमें जो हमें रूरल R&D लाना चाहिए। और रूरल R&D क्यों? स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर मुफस्सिल टाउन्स के लोगों को डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना करना पड़े, जो सिर्फ मनरेगा के थ्रू अभी तक प्रिवेंट किया है। उसका एक आपको बताते चलूं, जैसे गांव की आपने जिक्र किया, उन्होंने डिक्लेयर डेट कर दिया है 1 मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली आएगी। ये वादा मैंने पिछले 15 साल से हर गवर्नमेंट में सुना है। जब मैं देखूंगा तब मैं यहीं आके कुमार कहूंगा, बहुत ही हार्दिक बधाई दूंगा गवर्नमेंट को। इसलिए वो डेट हम याद रखेंगे। मैं अभी मैं नोट कर रहा हूँ उसी डेट को, यहीं बैठा रहूंगा मैं, अभी इतनी दूर नहीं है वो दिन। मगर एक बार आप सुनिए, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन को देखिए। ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिससे हमारी भुखमरी खत्म हो गई थी, जब अमेरिका के PL 480 से हम लोग भिखारी के रूप में जाकर 5 दशक पहले, हाँ, नो, दिस वाज इन द 67 68 का जब ड्राउट हुआ था, वही तो 50 साल हो गए। अच्छा, हो गए। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि मैं R&D की जो बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपके मक्का के क्रॉप में आया और आपके शुगर केन में थोड़ा बहुत आया, राइस में और व्हीट में, गेहूं में, हाँ। और कहाँ आया है वो? अब जो आपके दाल और आपकी ऑयल ग्रेन्स जो हैं, उसका जो वो पूरे ही छोटे छोटे फार्मर्स उसको करते हैं, जो अनइरिगेटेड लैंड पे है। 55% आपके 65-70% आपकी रोजगारी
आपके आपके ग्रामीण क्षेत्र से आती है, पर उधर भी आप देखिए जो 55% जो लैंड है वो अनवायबल हो गया है, बिकॉज होल्डिंग्स बहुत छोटी हो गई है और वो अनइरिगेटेड है। और 44% जो हमारे ग्राम क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी धरती से कमाई नहीं कर रहे, वो लेबर से कमाई कर रहे हैं। तो जब आप ये देखेंगे, इसको असली में कहते हैं रूरल डिस्ट्रेस। मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ई गवर्नेंस के आपके बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, जन आधार योजना जिसमें 90% जो बैंक अकाउंट है उसमें जीरो है, सही बात है। और आपकी जो ये फंड ट्रांसफर स्कीम है जैसे मनरेगा, वो भी देखेंगे वो किसके हाथ में, वो प्रधान की जेब में जाता है कि वो असल में वेजेस वो एम्प्लॉय करता है। जैसा कि इवन तो आई एम फॉर मनरेगा, तो वही उसी के अकाउंट में जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि कैश ट्रांसफर, और ये जरूर अच्छी बात हुई है कि जो हमारी निगाह, जो मोदी जी की निगाह पहली बार, चाहे किसी भी कारण, सियासी कारण हो चाहे कोई भी कारण हो, कि अपनी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ी है। जो विमल जैसे लोग ज्यादा समझेंगे, ये लोग कलेक्टर साहब इनसे पूछिए जो रहते हैं, जो गांव की दिशा ये जो देखते हैं, जो हमारे अरविंद सुब्रमण्यम तो और मोंटेक सिंह वगैरह जो ऊपर जो बैठे रहते बजट हैं, की दिशा इनको सही लग रही है, वो गांव नहीं देख पाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, गांव उनसे छुपा रहता है। क्योंकि गांव की बातें हो रही हैं तो इन्होंने बहुत अच्छी बात को रखा है सामने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फसल बीमा योजना आपने सुना? फसल बीमा योजना में इतने करोड़ का प्रावधान कर दिया, 5,500 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना। अब सुनिए किसान को फसल बीमा योजना से लाभ कैसे पहुंचता है और क्या क्या कठिनाई किसान को होती है। फसल बीमा योजना में तब तक पेमेंट नहीं होता है किसान को जब तक कि वो अंचल अधिकारी किसी क्षेत्र में 50 एकड़ के एरिया को क्रॉप कटिंग करके क्रॉप कटिंग का यील्ड दे के और बताए कि नॉर्मल यील्ड पिछले 3 वर्षों में क्या था और इस साल क्या यील्ड हुआ है। क्रॉप कटिंग करने ही में महीनों बीत जाते हैं। ये ऐसी आपके इंश्योरेंस की योजना नहीं है, किसानों की कठिनाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैंने पेपर वर्क हुआ और इंश्योरेंस का मिल गया, वो नहीं है। कौन सर्टिफाई करेगा कि इस बार क्रॉप फेल किया? तो बीडीओ साहब जाएंगे, चेक करेंगे। अंचल अधिकारी 100 एकड़ 50 एकड़ 20 एकड़ में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से जाएगा कि होगा नहीं होगा, किसी अंचल में बोल देगा जो इंश्योरेंस कंपनी है कि इस अंचल में तो क्रॉप फेल किया लेकिन उस पंचायत में नहीं फेल किया है। तो किसानों की बहुत लंबी लड़ाई है इवन ये फसल बीमा योजना लेने में। लेकिन यहाँ और जो R&D की बात कर रहे थे वो भी बहुत अच्छी बात कही। R&D तो देश में फिर भी अच्छा हुआ है, असली समस्या कृषि क्षेत्र में एक्सटेंशन की है। ये बात जो एक्सटेंशन होता है कि यहाँ पर रिसर्च हो गया कि ये मक्का की या गन्ना की बहुत अच्छी किस्म है और इसमें बीमारी नहीं लगेगी, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, लेकिन किस हालात में लगाया जाएगा किसान को पता ही नहीं चलता है। और एक्सटेंशन की आपको ये समस्या मैं बता दूं कि अधिकांश किसान मेरे गांव में अभी तक अपने सॉइल का किस्म नहीं जानते हैं। तो हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र केवीके एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी पिछली सरकार का ये मामला, और ये उम्मीद की जाती थी कि मैं किसान हूं, मैं अपने सॉइल का किस्म तो कम से कम पता कर लूं कि इसमें यूरिया डालना है कि पोटाश डालना है, वो भी नहीं पता चल पा रहा है आम किसान को। तो द प्रॉब्लम इज ऑफ एक्सटेंशन। तो किसानों का तो जिक्र हुआ, लेकिन हम नोएडा में बैठे हुए हैं और नोएडा के एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा शहरी लोगों के फायदे और नुकसान की बात कर लें। और इस बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सर की बात कर रहा था कि सर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लोकसभा में और राज्यसभा में जैसे जीएसटी का बिल हमारा लटका पड़ा हुआ है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सिर्फ 2 राजनीतिक दल हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने इस बिल को अटका रखा है कि क्रेडिट कौन ले। अगर हम पीछे जाएं, यानी फिर आप अर्थव्यवस्था को राजनीति से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल 100%, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ वर्ष पूर्व में जाएं तो इसी बिल को कांग्रेस बड़ी जोरों शोरों से लेके आ रही थी। प्रणब मुखर्जी जी ने उस टाइम हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक अलग से फंडिंग व्यवस्था भी करी थी कि अगर किसी भी स्टेट को कोई दिक्कत आएगी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंडिंग करेगा। तो उसको ऑब्जेक्शन किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने। हालात बदले, पक्ष में भारतीय जनता पार्टी आ गई, विपक्ष के अंदर कांग्रेस आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी जीएसटी को लेके आती है तो कांग्रेस के राहुल बाबा हमारे बिखर जाते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में पूरा देश सफर कर रहा है। इन्हें देश प्रेम की वजह से, देश के डेवलपमेंट की वजह से अपनी राजनीति छोड़ते हुए आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए इस बिल को लेके आना चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पिस्ता इसमें कौन है? एसएमई, एमएसएमई। क्योंकि जो भी राज्य सरकारें
कुछ भी बेनिफिट्स बता दें, देती हैं। यानी ये छोटे निवेशकों, छोटे उद्योग चलाने वालों की बात कर रहे हैं जी, इसलिए। मीडियम स्मॉल उन दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी भी प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार किसी भी राज्य की डेवलपमेंट के लिए कोई भी बेनिफिट देती है, चाहे वो एक्साइज का हो, चाहे सेल टैक्स का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, वट उसको बेनिफिट कौन लेता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं, उनके पास फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी होती है, इमीडिएट अपना सेटअप सेट करते हैं और उसका बेनिफिट लेने लग जाते हैं। छोटा एंटरप्रेन्योर, मध्यम वर्ग वाला, वो तो अपना हिल ही नहीं पाता, तो उसको क्या बेनिफिट मिला उसका? तो इसलिए इस देश के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इन दोनों पार्टियों को राजनीति छोड़ते हुए आपस में कॉफी पीते हुए ऐसे चर्चा करते हुए जीएसटी का बिल क्या बात है। तो हम यही उम्मीद करेंगे इस चर्चा से कुछ सकारात्मक बातें निकले और कुछ कान में जू रेंगे कम से कम, जो बात हमारे विशिष्ट हमारे जो आदरणीय मेहमान है वो कह रहे थे। लेकिन एक और मेहमान जुड़ गए हैं लखनऊ में हमारे साथ, और वो भी अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर अरविंद मोहन जी। आपका स्वागत है हमारे साथ। और सबसे पहले हम भी आपसे वही जानना चाहेंगे, जैसा यहाँ दिल्ली में अभी चर्चा चल रही थी, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, नीतियां बना दी जाती हैं लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन के समय में दिक्कतें पेश आती हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आपके जो लव्वो लिवाब अब तक आपने देखा होगा बजट के बाद से, क्या राय है बतौर अर्थशास्त्री? अरविंद मोहन जी। देखिए, मेरा मानना है रिफॉर्मिस्ट बजट है और इसमें 3 तरीके के मेजर रिफॉर्म्स दिख रहे हैं मुझे। एक तो कृषि क्षेत्र से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स है और कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म है। कृषि के रिफॉर्म की जब हम बात करें, मुझे 2 महत्वपूर्ण चीजें वहां दिख रही हैं। पहला है कि एग्री मार्केटिंग पर फोकस लाने की कोशिश की गई है। हर साल लगभग 1 लाख करोड़ का खाद्यान्न सड़ता है, और अगर एग्री मार्केटिंग आएगी, उसके साथ अगर लॉजिस्टिक्स लाइन्स इत्यादि डेवलप हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पर यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कि आम किसान को इसका लाभ मिलेगा। इसमें 100% FDI अलाउ कर दिया है एग्री मार्केटिंग में, जो मेरे हिसाब से एक वेलकम स्टेप है। दूसरा मेजर डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर के संबंध में दिख रहा है मुझे, दलहन। अगर आप पिछले 2008 के बाद से देखें, हिंदुस्तान में जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें जो 4-5 महत्वपूर्ण चीजें, उसमें एक दलहन है, तिलहन है और फल सब्जियां, ये सबसे बड़े महंगाई के कारण है जी। इस बार पहली बार हिंदुस्तान में प्रावधान किया गया है कि बफर स्टॉक जो हम मेंटेन करते हैं गेहूं और चावल की तरह, दलहन का भी बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे। 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया, अलग से दिया गया उसके लिए, दालों के परचेज के लिए। और अगर ये बफर स्टॉक सरकार के पास होगा तो दालों की कीमतों को नियंत्रित करना संभव होगा। जी। तो एग्रीकल्चर में ये मेजर रिफॉर्म दिख रहे हैं। जब आप फाइनेंशियल सेक्टर देखते हैं, माना जा रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बड़े चैलेंज है। 1,80,000 करोड़ रुपए का NPA हो चुका है हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में। वहां पे 25,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन बैंक्स का किया जा रहा है, और साथ में सरफेजी एक्ट को रिफॉर्म किया जा रहा है ताकि NPAs को करेक्ट किया जा सके। और साथ ही कॉर्पोरेट के लिए भी कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट लॉ है उसको अमेंड करने की बात की गई है। तो रिफॉर्म्स के पॉइंट पर ये एक अच्छा कदम है, एक क्लियर दिशा है, रिफॉर्म्स की तरफ है और रूरल डेवलपमेंट की तरफ, कृषि की तरफ है। जी अरविंद मोहन जी, अब चूंकि हम अपनी इस विशेष चर्चा को अब विराम की ओर ले जा रहे हैं, तो अंत में हम अपनी सभी मेहमानों से, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, चाहेंगे कि कुल मिलाकर लव्वो लवाब, विदाउट गोइंग टू डिटेल्स, 1-2 पंक्तियों में जो आपकी कुल मिलाकर टिप्पणी होगी वो मैं जानना चाहूंगा बारी बारी से। इंदर। मेरा कहना सिर्फ ये है कि मोदी जी और उनकी सरकार जो है, प्लीज हमें कंफ्यूज ना करें, हमें एक शक्ल दिखाएं। वो आक्रमक विकासवादी हैं या आक्रमक हिंदुत्ववादी हैं? नितिन जी। मेरे हिसाब से दिस इज ओवरऑल अ गुड बजट। मतलब मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थी, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, अगर आप रेटिंग की बात करें, मैं 10 में से 8 दूंगा पॉइंट। आई विल बिलीव एक्चुअली द वे दे हैव टेकन अप ऑल रिफॉर्मिंग, जो रिफॉर्म सेक्टर लेके रहे थे, हमारे स्टूडियो में ही भारतीय लोकतंत्र कितना स्पष्ट दिख रहा है। 2 प्रकार के भेद या विचार हुए। विमल कीर्ति जी। मैं पहले से भी मानता हूं और बहुत लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। तो इस बजट में वो दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को किस तरह से सही दिशा में ले जाएं, उसके लिए दृढ़ प्रयास करने की शुरुआत तो दिख रही है। विपिन जी। नो डाउट बजट बहुत अच्छा है
और आगे भविष्य में शायद अभी और भी चीजें निकल के आएंगी, तब हमें ज्यादा पता चलेगा। पर मेरा सिर्फ ये है कि जो मोदी जी का एक सपना है मेक इन इंडिया, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करें, कुछ करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। और उसके लिए पूरी लॉबी उनको देख रही है, पूरा उद्योग जगत देख रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ एक इशारा करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में होली और दिवाली 2 ही त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे गणेश जी भी चाइना से आते हैं, हमारी पिचकारी भी वहां से आती है। तो फिनिश गुड्स के ऊपर इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें कि हमारे देश में ही सारा कुछ। बहुत खूब, हम उम्मीद करेंगे कि वहां आला कमान सुने। और अब हम लखनऊ की ओर जिक्र करेंगे, वहां से हमारे 2 मेहमान बने हुए हैं। अंतिम 1-2 वाक्यों में आपकी टिप्पणियां। पहले रतन मणिलाल जी लखनऊ से, कुल मिलाकर इस बजट पर। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव बजट है और इसमें किसी भी सेक्शन को, समाज के किसी भी सेक्शन को कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है और उन्हें बड़ी उम्मीद बनी है कि शायद चीज़ें और सुधरेंगी। बहुत बढ़िया। प्रोफेसर अरविंद मोहन जी, अभी अभी आपने विस्तार से चर्चा किया था, बिल्कुल संक्षेप में आप अपनी राय दें आज के बजट पर। देखिए, रिफॉर्मर्स बजट जी, रिफॉर्म्स पर तो इस बजट में काफी अच्छा है, दिशा बिल्कुल क्लियर है, रूरल डेवलपमेंट फोकस है, लेकिन साधन ये बजट सृजित नहीं करता दिख रहा मुझे। मोटे तौर पे सिर्फ 20-24 हजार करोड़ का एडिशनल एक्सपेंडिचर दिख रहा है जो आम आदमी के हाथ में पहुंचेगा, और उसी के साथ 1 लाख करोड़ चले जाएंगे उसमें से पे कमीशन की वजह से 25,000 करोड़ बैंक के पास। तो इफेक्टिवली पैसा घट रहा है। यहाँ मौका था वित्त मंत्री के पास कि वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा करके साधन सृजित कर सकते थे, वो मौका उन्होंने मिस कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ ये रिफॉर्मिस्ट है, लेकिन ये सब्सटेंस जिसकी बैकिंग की जरूरत थी उस पर थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छा बजट मानूंगा। जी, तो द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। तो बजट तो पेश हो गया, दोनों प्रकार की राय आ रही है, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन अब समय के साथ हमें पता लगेगा कि सचमुच ये बजट खुशी वाला था या गम वाला। फिलहाल आज की इस विशेष चर्चा पर हम लगाते हैं विराम और अपने यहां बैठे सभी स्टूडियो के मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। लखनऊ में हमारे जो 2 मेहमान अभी तक जुड़े हैं, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें आप दीजिए अनुमति, लेकिन एपीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है इस अल्प विराम के पश्चात भी। नमस्कार।